डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस के बारे में है। देखिए, आपने एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन होंगे और एलिमेंट बनाएंगे। अब ये जो एलिमेंट है ये एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसी स्ट्रक्चरल फॉर्म को एलोट्रोपिक फॉर्म बोला जाता है और ये जो फिनोमिना है इसको एलोट्रॉपी बोला जाता है। ये जो एलोट्रॉप्स हैं ये एक दूसरे से फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है देखें, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ऑक्सीजन जिसमें दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं, देन ओजोन जिसमें तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखें, यहाँ दो ऑक्सीजन हैं जो कि कंबाइन है, और अगर मैं ओजोन की बात करता हूं तो देखिए इसमें तीन ऑक्सीजन कंबाइन है और कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इसी को एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ में किस तरह डिफरेंट है वो भी देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है, अब ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पायरेशन के अमल में इन्वॉल्व होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही आप अंदर लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लाइफ के लिए इसेंशियल है। देन बर्निंग का जो पर्पज़ होता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल आग जलाते हैं तो वहाँ भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, यानी कि ऑक्सीजन जलने के अमल में भी इन्वॉल्व होती है, तो इसका अलग पर्पज़ हुआ। देन मैं अगर इसकी बात करता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट ओजोन को देख लेते हैं। अब ये जो ओजोन है, अब जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक लेयर मौजूद होती है, ओजोन की एक लेयर मौजूद होती है। अब इस लेयर का काम क्या होता है? वो इसका काम ये होता है जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं उनको फ़िल्टर करना, ताकि जो ज़मीन पर लाइट पहुँचे वो अल्ट्रावायलेट फ्री होनी चाहिए। तो ये आपकी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो इसकी दोनों की अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई है। देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें बॉन्ड डिफरेंट बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफरेंट हैं। होप सो आपको एलोट्रोपिक फॉर्म की समझ आ गई होगी। देन देख लेते हैं इसी तरह की एक और एग्जांपल जिसमें हम बात करेंगे कार्बन की। अब ये जो कार्बन होता है ये तीन एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले होती है इसकी ग्रेफीन, देन अगर मैं बात करता हूँ दूसरा डायमंड, देन तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब ये इसकी तीन डिफरेंट फॉर्म होती है। अब स्टेप बाय स्टेप इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डायमंड के बारे में। इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो डायमंड है और कोयले का नाम आपने सुना होगा, ये एक ही जगह से मिलते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क सिर्फ अरेंजमेंट का होता है। ये डायमंड की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से ये उससे सुपीरियर हो जाता है, और वो क्योंकि उसमें अरेंजमेंट इर्रेगुलर होती है जिसकी वजह से वो नॉन प्रीशियस हो जाता है और ये प्रीशियस मटेरियल होता है। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक जेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शो करता है। अब अगर मैं इसके बारे में मज़ीद बताऊं तो मेड अप ऑफ कार्बन हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। होप सो आपको डायमंड की समझ आ गई होगी। देन बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट क्या होता है? अब ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिसके अंदर कार्बन लेयर की फॉर्म में होते हैं, और वो जो लेयर होती है वो हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन होते हैं। अब हेक्सागोनल रिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा रिंग जिसके 6 कोने होने चाहिए, वो हेक्सागोनल रिंग होता है। ये भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है और इसको यूज़ किया जाता है पेंसिल्स के अंदर, और इसके अलावा पॉलिशेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। होप सो आपको ग्रेफाइट की भी समझ आ गई होगी। देन देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। कार्बन के इस एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर कार्बन दो तरह से अरेंज होते हैं, एक पेंटागन की फॉर्म में, देन हेक्सागोन की फॉर्म में। अब ये जो पेंटागन होता है इसके अंदर 5 कार्बन रिंग होता है, एंड देन जो हेक्सागोन है इसके अंदर 6 कार्बन रिंग होता है। ये आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट आपको नज़र आती है। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर अचीव कर लेता है और हाई प्रेशर पर भी स्टेबल रहता है।
तो ये इसीलिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। देन मैं अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, क्योंकि हमने पढ़ा इसके अंदर क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिज़ोल्व होगा लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर नहीं डिज़ोल्व होता। मतलब अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकता। अगर मैं इसके थर्ड पॉइंट की बात करूं, अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसके अंदर जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, एक तो इसकी बाउंड्रीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। इस तरह का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि इसकी क्लियर बाउंड्री नहीं होती, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर एक तो जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर से ही देखें, जहाँ पर आपको बुक के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। और इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कैंसर की ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। देन और भी इसके काफ़ी सारी यूजेस होते हैं। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, एक तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसके अलावा ये सॉफ्ट भी होते हैं काफ़ी, और क्योंकि मैंने बताया कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। होप सो आपको बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में समझ आ गया होगा। देन देख लेते हैं सल्फ़र के एलोट्रोप के बारे में। अब सल्फ़र एक से ज़्यादा एलोट्रोपिक फार्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो इसकी मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फार्म होती है वो रोम्बिक होती है और दूसरा मोनोक्लिनिक होती है। अब इसके अंदर 8 कार्बन अरेंज होते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो रोम्बिक फार्म ज़्यादा स्टेबल है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर 96 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करता है तब ये स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है और ये मोनोक्लिनिक फार्म में चला जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका रोम्बिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर वहीं एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसको मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। होप सो आपको एलोट्रोपिक फार्म ऑफ सब्सटेंस की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।